नमस्कार, स्वागत है आपका अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। खबरों की शुरुआत करेंगे लेकिन बड़ी खबर के साथ, और यह बड़ी खबर लखनऊ से सामने आ रही है। यह बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं राज्य मंत्रियों के साथ सीएम योगी की बैठक को लेकर। यह बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं राज्य मंत्रियों के साथ। ये अलग अलग बैठकें होंगी और आपको बता दें कि टाइम भी इसका बाकायदा दिया गया है, यानी कि 4:30 बजे यह बैठक जो है शुरू हो चुकी है स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्रियों के साथ, और इसके बाद 5 बजे भी बैठक होनी है। तो यह बड़ी खबर से आपको अपडेट करा रहे हैं। यह बड़ी खबर सामने आ रही है राज्य मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री की बैठक को लेकर। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं राज्य मंत्रियों के साथ। अलग अलग ये बैठकें हैं। आज पहले स्वतंत्र प्रभार मंत्रियों से चर्चा ये होनी है और उसके बाद शाम 5 बजे राज्य मंत्रियों के साथ बैठक है। तो देखिए 4:30 बजे का टाइम ये रखा गया था, हालांकि 4:30 से ज्यादा टाइम हो चुका है, बैठक शुरू हो चुकी है और उसके बाद शाम 5 बजे भी ये बैठक होनी है। तो राज्य मंत्रियों के साथ सीएम योगी की बैठक को लेकर बड़ी खबर। अलग अलग बैठकें ये होनी है और इस बैठकों में विचार विमर्श और मंथन किया जाएगा तमाम मुद्दों को लेकर। पहले स्वतंत्र प्रभार मंत्रियों से चर्चा और उसके बाद जो दूसरी बैठक होनी है शाम 5 बजे का टाइम रखा गया है। राज्य मंत्रियों के साथ बैठक होगी और राज्य मंत्रियों के कार्यों पर बातचीत की जाएगी, समीक्षा की जाएगी। जो कामकाज अब तक हुआ है उसका रिपोर्ट कार्ड मंत्री रखेंगे। तो काफी अहम बैठक ये बताई जा रही है। तो शाम 5 बजे भी यह बैठक होनी है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। पहले स्वतंत्र प्रभार मंत्रियों से चर्चा और उसके बाद शाम 5 बजे राज्य मंत्रियों के साथ यह बैठक होनी है। राज्य मंत्रियों के कार्यों पर बातचीत करेंगे मुख्यमंत्री राज्य मंत्रियों से। सरकार उपलब्धियों और कई मुद्दों पर चर्चा भी की जाएगी। तो तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिस पर विचार विमर्श किया जाएगा और अब तक क्या कुछ काम हुआ है इसका रिपोर्ट कार्ड भी देखा जाएगा और आगे किस तरीके से काम करना है, किस तरीके से योजनाओं को धरातल पर उतारना है ताकि लास्ट पंक्ति पर खड़े व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंच सके, किसी को कोई परेशानी ना हो। तो तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर विचार विमर्श, इन मुद्दों पर चर्चा। तो फिलहाल जो खबर सामने आ रही है राज्य मंत्रियों के साथ अलग अलग जो बैठकें हैं, काफी इंपॉर्टेंट, काफी महत्वपूर्ण ये बैठकें हैं और शाम 5 बजे भी एक बैठक होनी है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता तौकीर किदवई इस वक्त हमारे साथ सीधा लाइव बने हैं। तौकीर, आज मुख्यमंत्री की अगर बात की जाए तो बैक टू बैक उनकी बैठकें हैं। 4:30 बजे जो बैठक अभी फिलहाल चल रही है और उसके बाद शाम 5 बजे भी बैठक है। क्या कुछ अहम रहेगा इस बैठकों में? किन किन मुद्दों पर विस्तार से चर्चा इस वक्त चल रही है बैठक में? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये बैठक सिर्फ राज्य मंत्रियों की बुलाई गई है और इस राज्य मंत्रियों की बैठक में कई ऐसे मुद्दे हैं उनको लेकर चर्चा होगी। खासकर जो कैबिनेट मंत्री हैं उसी डिपार्टमेंट के, उनसे लेकर कोई कंट्राडिक्शन तो नहीं, किसी बात को वाद विवाद तो नहीं, किस तरह से योजनाओं को आगे संचालित किया जा रहा है, राज्य मंत्रियों की क्या भूमिका है, इन सबको लेकर चर्चा होनी है। कई मंत्री अभी तक आ भी चुके हैं और कुछ मंत्रियों का भी आना बाकी है। इसमें जेपीएस राठौर अभी यहाँ पर जाते नजर आए थे हम लोगों को। इसके अलावा दानिश आजाद अंसारी हैं, असीम अरुण है, दयाशंकर सिंह हैं, ऐसे कई मंत्री हैं जो अभी यहाँ पर पहुंचेंगे, इस बैठक का हिस्सा होंगे। फिलहाल कई ऐसी घटनाएं भी हुई हैं उसको लेकर भी चर्चा हो सकती है, क्योंकि लगातार लखनऊ और आसपास के जिलों में कुछ घटनाएं हुई, जो हादसे हुए उसमें कई लोगों की जान गई। अभी बख्शी तालाब में इटौंजा में करीब 10 लोगों की मौत हुई, उसके पहले 9 लोग दिलकुशा में एक दीवार गिरने से हादसा का शिकार हुए। आज लखीमपुर हादसा, तो लखीमपुर में 5 से ज्यादा लोगों की जान गई है, जिसमें खबर सामने आई है, जिसमें सभी प्रधानमंत्री तक ने उस पर दुख जताया है। तो उसको लेकर भी चर्चा होगी किस तरह से हादसों को रोका जाए, क्योंकि जो सड़क हादसे हो रहे हैं उसको लेकर वो दयाशंकर सिंह से बात कर सकते हैं, क्योंकि वो राज्य मंत्री हैं परिवहन के। तो कई ऐसे मामले हैं जिसको लेकर बातचीत होनी है। फिलहाल जो योजनाएं हैं, क्योंकि 2024 की जो नींव है वो पड़ चुकी है और कहीं ना कहीं उस पर दीवार खड़ी करने की कोशिश है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से 2024 पे फोकस कर रही है कि किस तरह से योजनाओं को धरातल तक पहुंचाया जाए, जो उनके जो आम जनमानस है उस तक भी इस बात की जानकारी हो। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी में जो सरकार है वो किस तरह की योजनाएं लेकर आई है, इनको लेकर भी चर्चा होनी है। तो फिलहाल महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही है। आज से आधे से पौन घंटा ये बैठक चलनी है। हम मुख्यमंत्री आवास के पास ही खड़े हैं, आप देखेंगे कि अब यहाँ पर लोगों का जो आना जाना है वो भी यहाँ पर शुरू हो चुका है और 5 बजे जो बैठक बुलाई गई है, तो कहीं ना कहीं इस बैठक में कई ऐसे महत्वपूर्ण फैसले भी होंगे जो लिए जाएंगे, जिसका फैसला आने के बाद कुछ देर बाद इसकी जानकारी भी होगी कि आखिर किन मुद्दों पर बातचीत हुई है और किस मंत्री को क्या काम सौंपा गया। जी बिल्कुल तौकीर किदवई, ये जरूरी भी हो जाता है कि तमाम जो सरकारी योजनाएं हैं और अब तक जिस तरह का घटनाक्रम आपने बताया कि भारी बरसात से जो नुकसान हुआ है उसका आकलन करना, उसको लेकर समीक्षा करना और एक रिपोर्ट कार्ड चेक करना कि अब तक अगर
कई घटनाएं घटी हैं, तो क्या कुछ अब तक सरकार की तरफ से कदम उठाए गए हैं, और वाकई लास्ट पंक्ति पर खड़े व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंच भी रहा है या फिर नहीं, इन सब की जानकारी लेना, समय समय पर समीक्षा बैठक, यह बहुत जरूरी हो जाता है किसी भी सरकार के लिए। जी बिल्कुल, देखिए अगर आप अपने मंत्रियों से कनेक्टेड रहते हैं तो वो कहीं ना कहीं आम जनता से भी कनेक्टेड रहते हैं, इसलिए क्योंकि अगर आप मंत्रियों से फीडबैक लेंगे तो उन्हें कुछ ना कुछ इस बात की जानकारी रखनी पड़ेगी, क्योंकि उनके डिपार्टमेंट में जो काम हो रहे हैं, जिस तरह से आज दानिश साद अंसारी आएंगे, इस बैठक का हिस्सा होंगे, राज्य मंत्री हैं, मदरसा बोर्ड को लेकर जरूर बातचीत होगी कि जो सर्वे हो रहा है, क्योंकि 13 अक्टूबर को उसको रिपोर्ट सौंपी जानी है, तो मदरसे को लेकर अब तक क्या सर्वे में सामने आया है। आज ही एक आदेश भी जारी हुआ है मदरसे को लेकर कि अब मदरसों में 6 घंटे पढ़ाई होगी, उसका एक टाइम फिक्स कर दिया गया है, 2 पालियों में पढ़ाई होनी है, तो किस तरह से जो मुस्लिम छात्र हैं उनको कैसे शिक्षा दी जाएगी, उसको लेकर जो बातचीत होगी दानिश साद अंसारी से। इसके अलावा जो आपको बताया मैंने, दयाशंकर सिंह जो राज्य मंत्री हैं और परिवहन के उन स्वतंत्र भार, उनको लेकर उनसे लेकर जरूर बातचीत होगी कि परिवहन को लेकर किस तरह से जो आम जनता को क्योंकि सहूलियतें दी जा रही, क्योंकि कई नगर बसें चलाने का योजना है। इसके अलावा जो सीएनजी बसें हैं उनको चलाना है, इलेक्ट्रिक बसें हैं उनको चलाया जाना है। कल दयाशंकर सिंह एक सड़क पे जा रहे थे, वो देवरिया पे, उन्होंने कई ऐसे जो ट्रक थे सड़क के किनारे खड़े थे, उन्होंने खुद रुक के वहां पर जो ARTO थे उनको बुलाकर उन ट्रकों का चालान कराया, क्योंकि हादसे का एक बड़ा कारण ये जो रोड के किनारे जो ट्रक खड़े होते हैं, हाईवेज पर ट्रक खड़े होते हैं, ये हादसे का कारण बनते हैं, तो उसको लेकर उन्होंने खुद कार्रवाई की। तो कहीं ना कहीं इस तरह की जो मंत्रियों की भूमिका है जो सड़कों पर नजर आ रही है, उसको लेकर जरूर फीडबैक लिया जाएगा और उसको ये माना भी जाएगा कि उनकी जो बातचीत है उसमें ये निष्कर्ष भी निकाला जाएगा कि आखिर डिपार्टमेंट को क्या चाहिए, सरकार से क्या चाहिए, और किस तरह के बजट को लेकर भी बातचीत होगी कि आगे कुछ चीजों का अगर जोड़ना है तो वो मुख्यमंत्री से अपनी बात रखेंगे कि अगर कुछ प्रावधानों को अगर चेंज करना है, बदलना है, कुछ अगर फंड की जरूरत है तो वो जरूर उस सबकी चर्चा जरूर होगी आज अपने अपने विभाग की। ठीक है, चलिए तो आखिर बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए। नजर आप बनाए रखिए, आगे भी पल पल की अपडेट आपसे लेते रहेंगे। तो चलिए रुक कर लेते हैं अगली खबर का। अयोध्या में सरयू के किनारे नया घाट चौराहा अब लता मंगेशकर चौराहा के नाम से इसको जाना जाएगा। आपको बता दें कि सुर सम्राज्ञी लता मंगेशकर के नाम पर बने स्मृति चौक का लोकार्पण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है, और इसके साथ ही केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी भी मौजूद रहे हैं, और लता मंगेशकर के भतीजे और बहू भी मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना वीडियो संदेश इस पर दिया है। उन्होंने कहा कि लता दीदी सरस्वती की साधिका थी, उनके स्वरों ने दुनिया को जोड़ा है। मोदी ने कहा है कि लता दीदी राम मंदिर निर्माण से बेहद खुश थी। लता मंगेशकर चौक पर स्थापित की गई मां सरस्वती की ये विशाल वीणा संगीत की उस साधना का प्रतीक बनेगी। मुझे बताया गया है कि चौक परिसर में सरोवर के प्रवाहमय जल में संगमरमर से बने 92 श्वेत कमल लता जी की जीवन अवधि को दर्शा रहे हैं। लता दीदी के नाम पर चौक के निर्माण के लिए इससे बेहतर स्थान और क्या होता। जैसे अयोध्या ने इतने युगों बाद भी राम को हमारे मन में साकार रखा है, वैसे ही लता दीदी के भजनों ने हमारे अंतर मन को राममय बनाए रखा है। और वही समाजवादी पार्टी के 90वें राज्य अधिवेशन में सर्वसम्मति से नरेश उत्तम पटेल को दोबारा से प्रदेश अध्यक्ष चुन लिया गया है। पार्टी महासचिव रामगोपाल यादव ने यह घोषणा मंच से की है। रामगोपाल ने बताया कि इस पद के लिए किसी ने आवेदन नहीं किया था, इसलिए नरेश उत्तम पटेल को दोबारा से प्रदेश अध्यक्ष चुना गया है। वहीं इस मौके पर अखिलेश यादव ने अपनी सरकार के कार्यकाल की जमकर तारीफ की और कहा कि हमारे बहुत सारे नेता इस बात को बार बार कहते हैं कि आपने लखनऊ में बहुत सा काम किया है, रिकॉर्ड टाइम में हमने मेट्रो चलाई, चर्चा होती थी कि नदियां कैसे साफ होगी। अखिलेश ने यह भी दावा करते हुए कहा कि लखनऊ के अंदर गोमती को साफ करके समाजवादी सरकार ने यह कर दिखाया था। इस दौरान अखिलेश ने बीजेपी सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आज रोजगार और नौकरियों का संकट है, संविधान ने जो हमें अधिकार दिए उनका हनन किया जा रहा है। अखिलेश यादव ने मिशन 2024 को लेकर बातचीत करते हुए कहा कि हमारा सपना है कि समाज को बांटने वाली ताकतों को सत्ता से बाहर करना है। सपा ने पिछले लोकसभा चुनाव में ऐतिहासिक फैसला लिया था,
हमने बहुजन समाज की ताकत को एक मंच पर लाने का प्रयास किया है और हर स्तर पर त्याग किया है। डॉक्टर अंबेडकर और लोहिया के सपनों को साकार करने की कोशिश की थी। समाजवादी लोग बड़ी जीत चाहते थे, लेकिन सत्ता में बैठे लोगों ने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया है। उत्तर प्रदेश राज्य समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष पद पर श्री नरेश उत्तम को विधिवत निर्वाचित घोषित करता हूं। चूंकि राज्य कार्यकारिणी के लिए कोई नामांकन नहीं हुआ, इसलिए पार्टी संविधान के अनुसार राज्य कार्यकारिणी का मनोनयन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा शीघ्र कर दिया जाएगा। अगर देश में देखें, अगर किसी ने भारतीय जनता पार्टी से डट करके मुकाबला कर करके और लोकसभा की सीटों को हराने का काम किसी ने किया था, तो 2019 में समाजवादी लोगों ने मिलकर के बाबा साहब भीम अम्बेडकर जी के सिद्धांतों को लेकर के आगे बढ़ करके उन्हें हराया था। आने वाले समय में जो भाईचारे की बात है, जो एकता की बात है, जो हमारे मिली जुली संस्कृति को ठेस पहुंचाई जा रही है, उसको बचा करके हम प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और हम लोगों को जो भी संघर्ष करना पड़ेगा, आने वाले समय में पार्टी तय करके के हम लोग संघर्ष का रास्ता अपना करके इस सरकार के आगे हम लोग टकराने का भी काम करेंगे तो करने का काम करेंगे। ऑफ इंडिया यानी कि पीएफआई की आतंकी फंडिंग और अन्य गतिविधियों के चलते देश में 5 साल के लिए प्रतिबंधित इसको कर दिया गया है। गृह मंत्रालय की ओर से इसके लिए बकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। यूएपीए एक्ट के तहत इस संगठन पर यह प्रतिबंध लगाया गया है। आपको बता दें कि पीएफआई एक कट्टरपंथी संगठन माना जाता है। साल 2017 में एनआईए ने गृह मंत्रालय को पत्र लिखकर इस संगठन पर बैन लगाने की मांग भी की थी। एनआईए जांच में इस संगठन के कथित रूप से हिंसक और आतंकी गतिविधियों में लिप्त होने की बात भी सामने आई थी। एनआईए के डोजियर के मुताबिक इस संगठन राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा माना गया। यूपी समेत 7 राज्यों में 230 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया। उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, दिल्ली, महाराष्ट्र, असम और मध्य प्रदेश में संगठन से जुड़े लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं, उनको हिरासत में लिया गया है। वहीं यूपी से 57 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। और वहीं केंद्र सरकार ने देश भर में पीएफआई बैन के आतंकी गतिविधियों में लगातार सक्रियता के सबूत मिलने के बाद संगठन को बैन कर दिया है। केंद्र सरकार ने पीएफआई को 5 साल के लिए बैन किया है। केंद्र सरकार के इस फैसले पर अब प्रतिक्रियाओं का दौर भी शुरू हो चुका है। सीएम योगी ने ट्वीट कर लिखा कि राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलिप्त पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और उसके अनुशंसिक संगठनों पर लगाया गया प्रतिबंध पूरी तरह से सराहनीय और स्वागत योग्य है। यह नया भारत है, यहां आतंक और आपराधिक और राष्ट्र की एकता और अखंडता और सुरक्षा के लिए खतरा बने संगठन और व्यक्ति स्वीकार्य नहीं है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने पीएफआई के साथ साथ रिहैब इंडिया फाउंडेशन, कैंप्स फ्रंट ऑफ इंडिया और ऑल इंडिया इमाम काउंसिलिंग, नेशनल कॉन्फेडरेशंस ऑफ ह्यूमन राइट्स और ये तमाम जितने भी हैं, इन पर पाबंदी लगाई हुई है। पीएफआई पर बीते कुछ दिनों से एनआईए, ईडी और एसटीएफ भी बड़ी कार्रवाई कर रही है। और वहीं पीएफआई पर केंद्र सरकार के 5 साल के बैन के बाद कई राज्य के जो नेता हैं और धर्मगुरु हैं, उनके रिएक्शन भी लगातार सामने आ रहे हैं। सभी ने इस फैसले का स्वागत किया है। नहीं, देखिए, देश विरोधी गतिविधियों का हिस्सा कोई भी होगा, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और जो देश विरोधी गतिविधियों का हिस्सा है, उनको अगर ये नहीं जानकारी है कि यह माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाला नया भारत है, यहाँ देश के खिलाफ साजिश करोगे तो भी कुछ ले जाओगे, देश में हिंसा फैलाओगे तो भी रोके जाओगे, और देश के दुश्मनों की आज्ञा लेकर के और देश के विरुद्ध साजिश करके और देश को दहलाने की, देश में हिंसा फैलाने की, देश में का माहौल ख़राब करने की अगर कोशिश की जाएगी तो उसका जवाब निश्चित तौर से मिलना चाहिए। मैं पीएफआई पर जो प्रतिबंध लगाया गया है इसका स्वागत करता हूं, और जो भी विरोध करने वाले हैं उनको यह कहना चाहता हूं कि यह देश के विरुद्ध जो साजिश करने वाले हैं, अगर उनके खिलाफ कार्रवाई होती है तो उसके स्वागत की जगह उसका विरोध करने का मतलब यह होता है कि निश्चित तौर से वह हिंसा फैलाने वालों को मदद करने के लिए आगे आ रहे हैं, और इस प्रकार की चीज़ें यह देश बर्दाश्त नहीं करेगा और इसका जवाब देश देगा।
देश जरूर देगा और जहां जरूरत होगी वहां पर देगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जिस तरीके से पता चला, खबर आई है कि भारत ने पीएफआई के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया है, मैं समझता हूं कि हमारा देश का कानून, हमारा देश का संविधान और कोई भी हिंदुस्तानी नागरिक इस बात की इजाज़त नहीं देता है कि भारत के अंदर, देश के अंदर रहकर देश के मुखालिफ गतिविधियों को अंजाम दिया जाए। और यकीनी तौर के ऊपर जो भी देश के खिलाफ गतिविधि में मुलविस मिलता है, उसका हाथ मिलता है, या किसी संगठन से, जो विदेशी संगठन है आतंकवादी, उनसे मिलता है, तो सबको बैन होना चाहिए। और वे जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर यति नरसिम्हानंद ने इस पीएफआई बैन मामले पर अपना बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पीएफआई पर जो बैन लगाया गया, मैं उसको स्वागत करता हूं। इस पर बैन लगना ही चाहिए था, यह जरूरी काम हुआ है। आगे उन्होंने कहा कि यह काम अभी अधूरा है। पीएफआई पर बैन लगाने का मतलब यह कतई नहीं है कि इस्लामिक जिहादियों पर कार्रवाई पर बाल बराबर भी फर्क नहीं पड़ेगा। अगर सरकार पीएफआई जैसे संगठनों को खत्म करना चाहती है तो चीन सरकार की तरह मोहम्मद, कुरान, मदरसे और मस्जिदों को भी बैन करना पड़ेगा, तभी इस्लामिक जिहाद पूरी तरह से रुक पाएगा। केंद्र सरकार ने जो पीएफआई पर बैन लगाया है, मैं इसका स्वागत करता हूं। पीएफआई पर बैन लगना ही चाहिए था। ये एक जरूरी काम हुआ है, लेकिन ये काफी नहीं है। पीएफआई को बैन करने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इस्लाम के जिहादियों की गतिविधि पर बाल बराबर भी फर्क पड़ने वाला है। अगर भारत सरकार पीएफआई जैसे संगठनों को खत्म करनी चाहती है तो चीन की सरकार का अनुसरण करते हुए मोहम्मद, कुरान, मदरसे और मस्जिदों को बैन करना पड़ेगा, तभी इस्लामिक जिहाद पर यह निर्णायक चोट होगी। अन्यथा इस्लाम के जिहाद पर बाल बराबर भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। फिर भी आज उन्होंने पीएफआई को बैन करा है, इसके लिए मैं भारत सरकार को साधुवाद देता हूं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। और वहीं लखीमपुर खीरी में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। यात्रियों से भरी बस की ट्रक के साथ जबरदस्त टक्कर हुई और हादसे में अब तक 10 लोगों की मौत की खबर सामने आ चुकी है, जबकि कई लोग इसमें गंभीर बताए जा रहे हैं, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। वहीं हादसे में सीएम योगी ने गहरा दुख व्यक्त किया है और मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। सीएम ने घायलों का समुचित उपचार के भी निर्देश दिए हैं। आज प्रातः 7:45 बजे धौरहरा से लखनऊ जा रही बस जो आ रही थी उधर से सेब से लदा हुआ ट्रक जा रहा था। पुल के ऊपर एरा में शारदा नदी के ऊपर पुल के बीचों बीच आमने सामने की भिड़ंत हुई है, जिसमें अब तक पुष्ट मृत्यु 6 हुई हैं। 2 अति गंभीर रूप से घायल हैं, 4 गंभीर घायल हैं। बाकी इन 6 लोग को रेफर कर दिया गया है लखनऊ के लिए। बाकी 23 लोग का इलाज यहाँ चल रहा है और प्रशासन पूरी तरह परिवार के साथ है। सभी जगह हमारे अधिकारी, कार्मिक, स्टाफ लगे हुए हैं। पूरी उससे जितना आवश्यक स्टाफ है सब जगह व्यवस्थाएं कर दी गई हैं और जो भी आवश्यक चीज़ें होंगी सब की जाएंगी। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता राजेश शुक्ला फोन लाइन पर हमारे साथ बने हैं। राजेश, दर्दनाक सड़क हादसा ये हुआ है, बस और ट्रक के बीच जबरदस्त टक्कर हुई जिसमें 10 लोगों की अब तक मौत की खबर सामने आ चुकी है। फिलहाल क्या कुछ लेटेस्ट जानकारी है आपके पास? जी बिल्कुल बताना चाहेंगे कि लखीमपुर खीरी जो सड़क हादसा हुआ है, अभी तक मृतकों की संख्या बढ़ के 10 हो चुकी है। अभी मृतकों की संख्या बढ़ने की उम्मीद है, क्योंकि लगभग 16 लोगों को पीजीएमसी लखनऊ रेफर किया जा चुका है, जिसमें जिनकी हालत बहुत ज्यादा सीरियस थी। वहीं 25 लोगों का जिला अस्पताल मोतीपुर में इलाज चल रहा है इस समय पे। जी राजेश, लेकिन वजह अब तक साफ हो पाई है कि हादसा किन कारणों से हुआ है? क्योंकि 10 लोगों की मौत हो चुकी है और आप बता रहे हैं कि मरने वालों की संख्या और भी ज्यादा बढ़ सकती है। वजह अब तक साफ हो पाई है? इसकी वजह तेज रफ्तार एक तो रही। दूसरी बात, जो ट्रक जो आ रहा था वो बाहर से आ रहा था, उसको या तो नींद शक्ति आई है, वहाँ क्लियर नहीं हो पाया है कि क्या वजह रही है। लेकिन तेज रफ्तार में जो ट्रक था उसने जब बस पे सामने से टक्कर मारी है, तो अब वो नींद की शक्ति आई है या क्या हुआ ये क्लियर नहीं हो पाया अभी तक है। लेकिन ट्रक की तेज रफ्तार की वजह से ही ऐसा हुआ है। जी जी राजेश, लेकिन जो लोग घायल हुए हैं फिलहाल उसको लेकर कोई लेटेस्ट जानकारी आपके पास कि कितने लोगों को डिस्चार्ज किया जा चुका है, कितनों की हालत नाजुक बनी हुई है?
जी अभी तक 15-16 लोगों को लखनऊ के जेएमसी रेफर किया जा चुका है। 25 लोगों की हालत अभी भी गंभीर है। जो जिला अस्पताल में जिनका ट्रीटमेंट चल रहा है उनकी हालत अभी भी सही नहीं है। ठीक है, चलिए राजेश, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए। और वहीं मुरादाबाद के थाना पाकबड़ा क्षेत्र में एक दलित युवती से बीजेपी के नगर पंचायत अध्यक्ष और उसके परिजनों पर घर में बंद करके मारपीट करने, अभद्रता करने के ये गंभीर आरोप लगे हैं और थाने में शिकायत बकायदा दर्ज करवाई गई है। युवती के दाएं हाथ को सभी उंगलियां तोड़ने का भी आरोप लगा है। जिस तरह से तस्वीरें सामने आ रही हैं, युवती के चेहरे और शरीर पर चोट के निशान भी हैं। पीड़िता का यह भी कहना है कि वो अपनी मां का मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए नगर पंचायत अध्यक्ष के घर पर पहुंची थी, जहां पर आरोपियों ने उसे जाति सूचक शब्दों से अपमानित किया और सबने मिलकर बंद कमरे में बेरहमी से उसके साथ मारपिटाई की है। घटना सोमवार शाम की बताई जा रही है। पीड़िता ने न्याय पाने के लिए सोशल मीडिया के माध्यम से पूरा वीडियो वायरल करते हुए योगी सरकार से न्याय की गुहार लगाई है। मामले पर पुलिस ने बीजेपी नगर पंचायत अध्यक्ष खेमवती देवी समेत कुल 4 लोगों के खिलाफ SC/ST की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। मेरी माता जी अभी एक्सपायर हुई थी, उनका मृत्यु सर्टिफिकेट बनवाने के लिए मैं चेयरमैन जी के घर गई थी, खेमवती जी के यहाँ। तो मैंने गेट को ठुठाया, उनके भाई ने गेट खोला तो फिर उन्होंने बहुत बदतमीजी के साथ मुझसे अभद्रता के साथ व्यवहार किया। उन्होंने मुझे गालियाँ वगैरह दी कि तुम चमार को और कुछ काम नहीं है, किसी भी टाइम मुँह उठा के चले आते हो। इसके बाद मैंने कहा कि आप तमीज़ से बात कीजिए, तो उन्होंने बोला कि तुम चमारों से क्या तमीज़ से बात करेंगे, तुम तो खुद ही बदतमीज होते हो। तो मैंने कहा आप थोड़ा रेस्पेक्टफुली बात कीजिए, मैं आपसे बात कर रही हूँ। तभी उनके अंदर से उनकी माताजी आई और उस लड़के ने मुझे बदतमीजी के साथ खींचा और बहुत ही ज़्यादा नियत की बदतमीजी से देख रहा था, उल्टा सीधा कह रहा मेरा सो रहा था, मैं सोते हुए मेरा डिस्टर्ब कर दिया मुझे तुमने। तो इस चक्कर से उनकी माताजी आई, दोनों भाइयों ने मुझे मारा, उनकी बहन ने मुझे मारा। वो खेमवती जो चेयरमैन है उन्होंने खूब तेज़ी से मारा, मेरी उंगलियां भी फोल्ड कर दी हैं, पीछे को मुड़ गई, कान में भी आवाज़ नहीं आ पा रही है। थाना पाकवाड़ा के कस्बा क्षेत्र में एक प्रकट संज्ञान में आया है, जिसमें बताया जा रहा है कि एक दलित महिला चेयरमैन के घर पे अपने माताजी का मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के संबंध में उनके घर पे गई हुई थी। इस संबंध में उसके द्वारा आरोप लगाया गया है कि उसके साथ वहाँ पे प्रमाण पत्र बनवाने की जगह उसके साथ मारपीट की गई है, जिस संबंध में पुलिस द्वारा जांच की जा रही है। तो जांच करने के बाद अभियोग पंजीकृत किया जाएगा और आवश्यक धाराओं में और साथ में इसके विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन शुरुआत इस वक्त की एक और बड़ी खबर से कर लेते हैं। और इस वक्त की एक और ये बड़ी खबर सामने आ रही है, उत्तराखंड से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। पंचायत चुनाव की मतगणना जारी है। ये बड़ी खबर आप तक सुबह 8 बजे से काउंटिंग चल रही है। सबको रिजल्ट का इंतजार है और सभी 6 ब्लॉकों में फिलहाल ये काउंटिंग अभी चल रही है। तो मतगणना के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा में कोई चूक ना हो, प्रत्याशियों का चुनाव के रिजल्ट का इंतजार है प्रत्याशियों को। तो पंचायत चुनाव की मतगणना फिलहाल चल रही है और इंतजार है सिर्फ रिजल्ट का। जैसे ये काउंटिंग खत्म होगी उसके बाद ही चीजें क्लियर हो पाएंगी, लेकिन सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और आपको बता दें कि 8 बजे से ये काउंटिंग जारी है, 6 ब्लॉक में काउंटिंग जारी है। पंचायत चुनाव परिणाम को लेकर बेसब्री से सबको इंतजार है, क्योंकि वो तस्वीरें हमने देखी थी जब वोट कास्ट करने के लिए लोग पोलिंग बूथों पर पहुंच रहे थे और काफी अच्छा वोटिंग परसेंटेज भी रहा है। और आज इंतजार है रिजल्ट का। 6 ब्लॉकों में काउंटिंग इस वक्त चल रही है। सुबह 8 बजे से जारी है काउंटिंग। हालांकि थोड़ा टाइम इसमें जरूर लगेगा। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं ताकि सुरक्षा में कोई चूक ना हो। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं पंचायत चुनाव को लेकर। और संवाददाता विकास खरे हरिद्वार से सीधा हमारे साथ लाइव बने हैं। विकास, पंचायत चुनाव की मतगणना सुबह 8 बजे से चल रही है, सबको रिजल्ट का इंतजार है। हालांकि कहा जा रहा है कि थोड़ा वक्त जरूर लगेगा, लेकिन फिलहाल किस तरीके की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? सुरक्षा के क्या कुछ पुख्ता इंतजाम किए गए हैं? थोड़ा विस्तार से आप बताइए। बिल्कुल सचिन, देखिए आपको बता दें हरिद्वार के 6 ब्लॉक पे जो है मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू हो चुकी थी और जो अब तक जो सुचारू रूप से मतगणना शांतिपूर्वक चल रही है। हालांकि जो प्रधान पद के प्रत्याशी है वो भी उनके भी जो है परिणाम आने शुरू हो गए और हर ब्लॉक पे जो है अब तक 10 से लगभग 13 जो प्रधान पद के उम्मीदवार हर ब्लॉक पे 12 से और 13 तक जो प्रधान पद के उम्मीदवार विजय हो चुके हैं। और जो विजय प्रत्याशी वो लगातार ढोल और नगाड़ों के साथ में जो है जुलूस के साथ में यहाँ से अपने गाँव की ओर रवाना हो रहे हैं। कहीं ना कहीं भारी उत्साह जो विजय प्रत्याशी उनमें देखने को मिल रहा है। हालांकि जो समर्थक है वो भी लगातार जो है उनके नाम के नारे लगाकर आगे की ओर बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में जो काफी भारी उत्साह यहाँ पर देखा जा रहा है। और गौरतलब हो और सचिन आपको बता दें इस बार के जो ये
जो ग्राम पंचायत चुनाव लगभग 1.5 साल लेट हुए हैं, तो कहने के काफी उत्साह ग्रामीणों में देखा जा रहा है और जो प्रत्याशियों के समर्थक है उनमें भी देखा जा रहा है। हालांकि अगर जिला पंचायत सदस्यों की बात करें तो अभी उनका किसी का भी परिणाम सामने नहीं आया है। भले ही साफ तौर पर प्रशासन ने कहना है कि लगभग 2 घंटे के बाद जो जिला पंचायत प्रत्याशी उनका ही परिणाम आने शुरू हो जाएंगे। सचिन, ठीक है, चलिए विकास, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अंकिता के परिवार के लिए मुआवजे के तौर पर 25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है और बीते दिनों सीएम पुष्कर सिंह धामी पीड़िता के परिवार से मिलने उनके घर पर पहुंचे थे और इस दौरान अंकिता के परिजनों ने आरोपियों को फांसी की मांग भी की थी। हालांकि सीएम जल्द ही न्याय का भरोसा सीएम की तरफ से पीड़ित परिवार को दिया गया है। साथ ही हरिद्वार जिले की कानपुर विधानसभा सीट से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार ने भी पीड़िता के परिजनों को विधायक निधि से 50,000 रुपए की आर्थिक मदद का भी भरोसा दिया है। अंकिता भंडारी मर्डर केस में कांग्रेस नेताओं ने गांधी पार्क के बाहर धरना प्रदर्शन किया और कांग्रेस की मांग है कि अंकिता भंडारी केस की हाईकोर्ट के जज की निगरानी में सीबीआई जांच करवाई जाए। कांग्रेस ने आरोप लगाते हुए कहा है कि सरकार की देरी से ही अपराधियों के जो सबूत थे उनको मिटाने का उनको मौका मिला है अपराधियों को, जिसके लिए सीबीआई की जांच इस पर होनी चाहिए। वहीं सरकार की तरफ से परिवार को दी गई 25 लाख की आर्थिक मदद को भी उन्होंने खैरात बताते हुए मदद को बढ़ाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि यह रकम बढ़नी चाहिए। प्रदर्शन के दौरान में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महरा, नेता विपक्ष यशपाल आर्य, पूर्व सीएम हरीश रावत और पूर्व अध्यक्ष गणेश गोदियाल समेत कांग्रेस के तमाम नेता मौजूद थे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।